सरचार्ज के रेट सुपर डुपर इंपॉर्टेंट हैं जी, सुपर डुपर, ट्रिपल स्टार मार्क करेंगे, पेपर में आए ना हो ही नहीं सकता जी, ये यूज होगा ही होगा। और इसी के बेसिस के ऊपर आगे जाकर मार्जिनल रिलीफ कवर अप होगा। सरचार्ज के रेट मैंने थोड़ा सा मिस्टेकन बोल दिया जी, मैं तो रेक्टिफाई कर रहा हूं। मैंने आपको बोल दिया इंडिविजुअल के लिए जो सरचार्ज है वो 50 लाख से शुरू हो जाता है, वो इंडिविजुअल के लिए नहीं है जी, सबके लिए है। HEF, AOP, BOI के लिए, जिनके लिए स्लैब रेट्स है, इनके लिए भी 50 लाख से शुरू हो जाता है। इंडिविजुअल, HEF, AOP और BOI के लिए भी जो सरचार्ज है वो 50 लाख से शुरू हो जाता है। फर्म और 1 करोड़। आइए जी, उनको कोई स्लैब रेट नहीं मिलता जी, पहले रुपए से टैक्स है, ठीक है, कंपनी के लिए और फर्म के लिए, और लोकल अथॉरिटीज के लिए भी उनको भी फ्लैट है जो पढ़ेंगे जी सबका। नहीं तो बड़ी अच्छी प्लानिंग थी, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स पे तो कोई लिमिट है ही नहीं। लेटर से आपने स्लैब रेट दिया 2.5 लाख, कंपनी को 2.5 लाख का स्लैब रेट दो, तो मैं 10 कंपनियां खोलूंगा ना 25 लाख कमाने मैंने, और सभी में 2.5 लाख दिखाऊंगा और एग्जाम्प्ट कर लूंगा, ठीक है। सो उनको कोई स्लैब रेट नहीं दिया, कोई नंबर ऑफ कंपनीज के ऊपर कोई लिमिट थोड़े ना, नंबर ऑफ पार्टनरशिप के ऊपर कोई लिमिट थोड़े ना। लेटर से राजन सर और मैं मिलकर 30 लाख रुपया साल का कमाते हैं, ठीक है। तो हमने 12 पार्टनरशिप फर्म में खोल लेनी थी, ठीक है, हर महीने की एक पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, TCA 1 2 3 4 12, ठीक है, 12 रिटर्न ने भरनी थी 2.5 लाख रुपए की, और सारी इनकम एग्जाम्प्ट करवा लेंगे, ठीक है। सो उनके लिए कोई स्लैब रेट नहीं है जी, पहले 100 रुपए से टैक्स शुरू होता है, पहले 100 रुपए पे फ्लैट 30%, 30 रुपए का टैक्स है, ठीक है, कोई स्लैब रेट है ही नहीं। आइए जी, सबसे पहले उसने कहा कि आपकी जो टोटल इनकम है उसमें आप 111A और 112A की इनकम को भी इंक्लूड कर लीजिए, और इन सब को मिलाकर क्या आप 50 लाख को एक्सीड करते हैं, बट आप 1 करोड़ को एक्सीड नहीं करते, तो आपके ऊपर जो सरचार्ज है वो 10% लगेगा, 10% ऑफ टैक्स। आपका जितना भी टैक्स बनता है उसमें 10% और जोड़ लेना, फिर HEC जोड़ना 4%, ठीक है, क्योंकि आपको सीक्वेंस तो याद ही है, पहले आप टैक्स पेबल निकालते हैं, उसके बाद आप उसको 10% और बढ़ा देना अपनी टैक्स लायबिलिटी को, और फिर आप उसके अंदर 4% जोड़ना। इससे पहले कि मैं आपको आगे लेकर जाऊं, बट मैं आपको बताना चाहता हूं 111A और 112A क्या है, ठीक है, क्योंकि इसको कभी वो इंक्लूड करने को बोलेगा और कभी एक्सक्लूड करने को बोलेगा, इसी के साथ खेलता रहेगा सरचार्ज के अंदर। तो अगले पेज पे आ रहे हैं जी, पहले आपको ये पढ़ा देता हूं 111A और 112A क्या है। पहले 112 ही पढ़ा दो, दोनों एक ही हैं वैसे, ध्यान से सुनिएगा जी। कहता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 3 चीजों के ऊपर। नंबर 1 नंबरिंग कर लीजिए, इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर ऑफ अ कंपनी। नंबर 2 यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, लिख लीजिए म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में बड़े सारे फंड्स होते हैं जी, ठीक है, इक्विटी ओरिएंटेड होता है, डेट ओरिएंटेड होता है, बैलेंस्ड फंड होता है, ठीक है। वो कहता है ना डेट ओरिएंटेड ना बैलेंस्ड, हमें कौन सा चाहिए, प्योरली जो पैसा इक्विटी में लगाते हैं, जो इक्विटी ओरिएंटेड। म्यूचुअल फंड जिन लोगों से पैसा लेकर उनको क्या बोलता है कि आपका पैसा कहां पे इन्वेस्ट करूंगा, इक्विटी शेयर्स, ठीक है। और नंबर 3 इज यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, अगर कोई बिजनेस ट्रस्ट आपने खोला है और उसके यूनिट्स अगर स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है, अगर आप इन तीनों को खरीद बेच कर रहे हो तो, माइंड माय वर्ड्स, अगर आप इन तीनों को खरीद बेच कर रहे हो तो, जिसके ऊपर आपने STT पे किया, दैट इज सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, ये स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लगता है। स्टॉक एक्सचेंज पे जब कभी भी आप शेयर खरीदते और बेचते हो तो वहां पर आपको STT पे करना पड़ता है, बड़ा नॉमिनल सा होता है, मेरे ख्याल से 0.001%, बहुत नॉमिनल सा होता है, ठीक है, मतलब 1 लाख रुपए के पीछे कुछ 6-7 रुपए का पे करना होता है, बट क्योंकि वॉल्यूम बहुत बड़ा होता है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, तब भी गवर्नमेंट को इससे भी करोड़ों रुपए बनते हैं हर रोज के। STT का क्या रेट है, दैट इज टोटली इररिलेवेंट हियर, बट अगर आपने STT पे किया है खरीद और बेच के ऊपर, इन दैट केस वो सेक्शन 112A के अंदर आ जाता है, उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहा जाता है। यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए आपको पढ़ाऊंगा कैपिटल गेन के चैप्टर में, बट अभी बता देता हूं, इट इज 12 मंथ्स, 12 मंथ्स, सुन लीजिए।
अगर मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर खरीदे कितने का, 2000 का, ठीक है, और 14 महीने के बाद उसको बेच दिया 3000 का। फिर से बोल रहा हूं, रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे खरीदे और स्टॉक एक्सचेंज पे ही बेच दिए, और जिस दिन खरीदा और जिस दिन बेचा उसका जो टाइम पीरियड था, पीरियड ऑफ होल्डिंग बोलते हैं उसको, POH, पीरियड ऑफ होल्डिंग जो था वो 12 महीने से ज्यादा का था, तो इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बट अगर वो 12 महीने से कम का था तो उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर मैंने उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अगर मेरी एग्जांपल में मैंने उसको 14 महीने बाद बेचा तो उसके ऊपर जो टैक्स है वो 10% का रहेगा, जितना भी रुपया मैंने कमाया, जितना भी मेरे को गेन हुआ। तो मैंने 2 लाख के शेयर खरीदे थे, 3 लाख के बेच दिए, प्रॉफिट कितना हुआ, 1 लाख का। 1 लाख के ऊपर मेरे को 10% का टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। क्यों, वो इन 3 में से कोई एक होना चाहिए। क्या वो इक्विटी शेयर थे, तो मैंने कहा यस, मेरे केस में वो इक्विटी शेयर थे, या फिर वो म्यूचुअल फंड के इक्विटी ओरिएंटेड फंड के यूनिट्स हो, या फिर वो किसी बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट्स हो। इन तीनों को अगर आप स्टॉक एक्सचेंज पे खरीदोगे और बेचोगे और आपका POH, ठीक है, पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 महीने से ज्यादा का है, तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा, और इसके ऊपर जो टैक्स रेट आपको लगेगा दैट विल बी 10%। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। स्पेसिफिक वाला है, मतलब 10% वो स्पेसिफिक इनकम। यस यस। और हमने कहा सर 4 महीने में ही बेच दिया, तो 14 महीने नहीं 4 महीने में, तो ये क्या बन गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो इस पे टैक्स लगेगा जी 15%। अगर आप पढ़ेंगे ऊपर 111A, ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर्स इन अ कंपनी, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड। नंबर 1 क्या है, इक्विटी शेयर्स, नंबर 2 क्या है, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड, और नंबर 3 क्या है, यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट ऑन विच STT हैज बीन चार्ज्ड, जिसके ऊपर STT लगा है। क्यों लगा, क्योंकि आपने स्टॉक एक्सचेंज पे खरीदे और बेचे हैं। इन दैट केस अगर वो शॉर्ट टर्म है तो टैक्स रेट है जी 15%, अगर वो लॉन्ग टर्म है तो टैक्स रेट है 10%। लॉन्ग टर्म है तो टैक्स रेट है 10%, ठीक है। STT का एक पॉइंट गिवन है जी, मैं आपको बता देता हूं। इक्विटी शेयर के केस में वो कहता है STT दोनों टाइम पे किया हो, खरीदते हुए भी और बेचते हुए भी। लेकिन ये जो बाकी दोनों थे, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड या यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, इसमें सिर्फ सेल के टाइम पे अगर आपने STT पे किया तब भी ओके। एग्जाम्पलीफाई, दोनों को एग्जाम्पलीफाई करता हूं। आपके पास म्यूचुअल फंड के यूनिट्स थे, आपको पैसों की बड़ी सख्त जरूरत, ठीक है, और आज सैटरडे स्टॉक एक्सचेंज तो खुली नहीं, आप मेरे पास आए, आपने वो म्यूचुअल फंड के यूनिट्स मेरे को बेच दिए, ठीक है, और आपने वो सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शन स्लिप मैंने आपको पढ़ाई थी ना, डीमैट के केस में एक सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शन स्लिप है, वो आपने भर कर दी, और उससे क्या हुआ, शेयर आपके डीमैट से निकल के मेरे डीमैट में आ गए। ये बात क्लियर है। आपके पास कोई म्यूचुअल फंड के यूनिट थे और वो शेयर यूनिट्स ऑफ द म्यूचुअल फंड आपके डीमैट से निकल के मेरे यूनिट में आ गए। मैंने आपको बैंक से RTGS कर दी, नेफ्ट कर दी, IMPS कर दी, और आपको पैसे मिल गए। ये बात क्लियर हुई। अब जब मैं उनको बेचने गया स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, ठीक है, तो खरीदते वक्त STT नहीं मैंने पे किया, क्योंकि खरीदा मैंने ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, मैंने स्टॉक एक्सचेंज से नहीं खरीदे, मैंने तो आपसे खरीदे हैं, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज तो बीच में है ही नहीं, ठीक है, आपके डीमैट से मेरे डीमैट पे आ गए। लेकिन जब मैं उसको बेचने गया स्टॉक एक्सचेंज पे, तब उसके ऊपर STT लग गया। खरीदते वक्त STT नहीं था, बट बेचते वक्त STT था। इन दिस केस मेरे ऊपर सेक्शन 112A लग जाएगा और इसके ऊपर टैक्स 10%। तो मैंने अगर आपसे वो यूनिट 1 लाख के खरीदे थे और 5 लाख के बेच दिए, तो 4 लाख पे मेरे को 10% का टैक्स देना पड़ेगा। ये बात क्लियर है। लेकिन अगर ऐसा शेयर्स का हुआ, मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर आपसे 1 लाख के खरीद लिए और 5 लाख के बेच दिए, इसके ऊपर 112A नहीं लगेगा, इसके ऊपर टैक्स 20% लगेगा, 112 लगेगा। क्योंकि इक्विटी शेयर के ऊपर अगर आप ये 10% का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो हमने कहा कि सर खरीदते हुए भी STT होना चाहिए और बेचते हुए भी STT होना चाहिए। लेकिन अगर मैंने आपसे इक्विटी शेयर खरीदे थे, इन दैट केस एक्विजिशन के वक्त तो STT था नहीं, मैं शर्त पूरी नहीं कर पाया, तो मेरे को ये कंसेशनल रेट 10% वाला नहीं मिलेगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। सर आप इक्विटी शेयर मतलब आपने परचेज किए और तब पे नहीं किया, तो अगर आपने आगे भी ऐसे सेल कर सकते हो आप, क्योंकि मेरे डीमैट के शेयर में कैसे भी बेच सकता हूँ, ऑफ द मार्केट, ऑन द मार्केट। ऑन द मार्केट मतलब ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, ब्रोकर को कह के भी, और ऑफ द मार्केट भी बेच सकता हूँ।
कैसे सेल कर सकता हूँ? मेरा कोई फैमिली फ्रेंड्स का ग्रुप डला हुआ है, उसमें मैं डाल रहा हूँ कि रिलायंस के शेयर इतने पे बेचना चाहता हूँ, कोई लेना चाहता है, तो वो एक ने कहा मैं लेना चाहता हूँ, मैंने उसको ट्रांसफर कर दिया। ऐसी डीमैट में किसी को जैसे हम नॉर्मली ऑब्वियस ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है। वी कैन, मेरे शेयर है, मैं जो मर्जी करूँ, फ्री में दे दूँ किसी को। जैसे ज़ीरोधा या फिर इंडियन ब्रोकिंग ले रहा है ब्रोकर, वो एसटीटी तो चार्ज नहीं कर रहा, वो कहता है कि बाय और सेलिंग पे कोई ब्रोकरेज नहीं पड़ेगी। यू आर मिस्टेकिंग द वर्ड एसटीटी विद द ब्रोकरेज, ठीक है? एसटीटी तो लगता है, मेरा अकाउंट है ज़ीरोधा के ऊपर, एसटीटी आई एम पेइंग, ब्रोकरेज आई डू नॉट पे। तो बाय पे भी लगती है? यस, एसटीटी तो वो माइनस करते ही, प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी भी और सब कुछ माइनस करते हैं। आप चेक करना उनका ना, कॉन्ट्रैक्ट नोट आता है डेली मेल के ऊपर, आप कॉन्ट्रैक्ट नोट खोल के देखना, उसमें एसटीटी लगा होगा। नहीं, जैसे उन्होंने तो जैसे मैं भी ज़ीरोधा पे ही करता हूँ, मैंने तो 300 रुपये एएमसी मांगी थी, तो उसके बाद तो कोई चार्जेस है? आई विल शो यू द कॉन्ट्रैक्ट नोट, ठीक है? मैं कल आपको अपना एक कॉन्ट्रैक्ट नोट खोल के दिखा दूंगा ज़ीरोधा का ही, ठीक है? डू नॉट मिस्टेक विद द ब्रोकरेज विद द एसटीटी। एसटीटी की जो पेमेंट है वो गवर्नमेंट को जानी है, ठीक है? ब्रोकर को ब्रोकरेज मिलनी है, ठीक है? सो ब्रोकरेज नहीं है, बट एसटीटी तो लगेगा ही। स्टॉक एक्सचेंज वालों ने जो पैसे लेने वो तो वो आपसे लेगा ही, वो अपनी पॉकेट से थोड़ी ना पे करेगा। चलेंगे आगे। इन दोनों के ऊपर ना स्पेशल रेट है, और रेट आपको याद हो गए 15 और 10%। माइंड माई वर्ड्स, माइंड माई वर्ड्स। स्पेशल रेट का ये मतलब है इनमें स्लैब रेट्स नहीं लगते। मैं थोड़ी सी अब फिगर बढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है? मैंने रिलायंस के शेयर खरीदे 1 करोड़ के, बेचे 3 करोड़ के, ठीक है? 5 साल बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। आपने बस ये पूछना है सर खरीदे भी स्टॉक एक्सचेंज पे थे, मैंने कहा बेचे भी स्टॉक एक्सचेंज, मैंने कहा। तो आपने कहा सर आप तो 112A में क्वालिफाई कर गए, एक तो आपने इक्विटी शेयर में डील किया और एसटीटी पे किया एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन एंड एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, तो इसके ऊपर आपको रेट मिलेगा 10%। मैंने कहा स्लैब रेट्स, नो स्लैब रेट्स, मतलब अब मेरे को कोई 30% टैक्स नहीं देना, अब मेरे को 20% टैक्स भी नहीं देना, एक ही टैक्स देना है 10%। आर वी गेटिंग इट? तो ये बेनिफिट है, ठीक है? तो कहां मेरे को अगर आप 30%, 2 करोड़ पे 30% का टैक्स देना पड़ता, तो 10 लाख के बाद तो 30% है जी सारा, ठीक है? बट इस केस में नहीं, जब सरकार ने बोला हम आपको स्पेशल रेट दे रहे हैं, ठीक है? मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इन 3 चीजों के ऊपर फ्लैट 10%, तो ये सरकार ने बहुत बड़ा बेनिफिट दिया किसको? असेसी को। और क्या कहा कि जी आपको टैक्स कितना देना पड़ेगा? फ्लैट 10%। इसमें स्लैब रेट्स नहीं लगते। ये भी सारे पर्सन्स के लिए, ये इंडिविजुअल्स के लिए, ये सबके लिए है, ठीक है? ये जो स्पेशल रेट है ये सबके लिए, ये सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए नहीं है, ठीक है? चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो एफपीआई हो, कोई भी हो, ठीक है? उनके लिए यही रेट है। सर तो अगर वो इन चीज़ों के अलावा भी कोई काम करता हो, उस पे स्लैब रेट्स, उस पे स्लैब यस। तो मैं आपको एक एग्जाम्पलीफाई कर देता हूं जी। लेटर से मेरी साल में 20 लाख की इनकम है, 10 लाख रुपए पीजीबीपी से आई और 10 लाख रुपए शेयर से आई, ठीक है? और जो शेयर आई वो 112A के अंदर टैक्सेबल हो रहा है, ठीक है? तो वो शेयर्स के ऊपर तो 10 लाख का 10%, 1 लाख रुपया टैक्स, और जो मेरा पहला 10 लाख है उस पर मैं स्लैब रेट लूंगा, और पहले 10 लाख पे 1,12,500, ठीक है? तो इनके ऊपर फ्लैट है, इनके ऊपर फ्लैट है। इसको चाहे 1 करोड़ कर देते तब भी 10 लाख ही आता, ठीक है? इन पे स्लैब रेट्स नहीं लगते, ठीक है? तो हम आपकी इनकम को डिवाइड करते हैं। जब हम आपकी टोटल इनकम करते हैं, टोटल इनकम में तो 5 हेड जोड़ लिया आपने, टोटल इनकम को डिवाइड किया जाता है बाइफरकेट, एक नॉर्मल टैक्सेबल एज पर द स्लैब रेट, और एक आती है स्पेशल रेट्स वाली। अब स्पेशल रेट में ये 15 वाली भी आएगी, 10 वाली भी आएगी, 20 वाली भी आएगी, नीचे 30 वाली भी और 60 वाली भी, जिनके ऊपर स्पेशल रेट्स है, ठीक है? तो अभी पढ़ेंगे जी स्पेशल रेट पे कौन कौन सी टैक्सेबल होती है। मतलब ये जो टेबल मैंने आपको बताया स्पेशल रेट वाला, इनके लिए स्लैब रेट्स नहीं है, इनके लिए स्लैब रेट्स नहीं है। समझ में आ गया आपको? थोड़ा सा बताऊं जिससे कंफ्यूज हो गए। सर जो आपने लास्ट में इनके लिए स्लैब रेट्स नहीं है, तो मतलब जो जिसका लास्ट में हम 5% लगा रहे थे, वो चीज मतलब जितना इसमें आ गया वो इसी 10% लगेगा, ठीक है? जो आपने कहा, मैंने आपको बोला कि जो 111A है और एक जो 112A है,
इनको स्लैब रेट्स नहीं मिलते, इनके ऊपर फ्लैट रेट ऑफ टैक्स है 15% और 10%। 111A में 15% और इसमें 10%। अब जो बोलूंगा उससे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। भारत सरकार ने बोला कि जी सिर्फ नील स्लैब रेट एडजस्ट हो जाएगा, सिर्फ नील स्लैब रेट, और कोई स्लैब रेट नहीं एडजस्ट होगा। नील स्लैब रेट अगर आपका बचा हुआ है, अगर आपके पास कोई भी और इनकम नहीं है और नील स्लैब रेट अगर बचा हुआ है, वो आप इसके अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हो। मैंने कहा सर सुनो, मैंने इस साल 10 लाख रुपया कमाया शेयर ट्रेडिंग से, 111A या 112A, 112A करते हैं, ठीक है, 112A। उन्होंने मेरे से पूछा कोई भी और इनकम है, मैंने कहा कोई इनकम नहीं है, ठीक है। उन्होंने कहा 2.5 लाख का स्लैब रेट खाली पड़ा है, मैंने कहा वो खाली पड़ा है, वो माइनस हो जाएगा। तो 10 लाख में से 2.5 लाख रुपए का स्लैब रेट जो नील वाला है वो खाली हो जाएगा अगर आपका बचा हुआ है तो, ठीक है, वो माइनस हो गया। मैंने कहा सर 5% वाला भी माइनस कर दो, कहता नहीं 5 वाला नहीं मिलेगा, 20 वाला भी नहीं मिलेगा, 30 वाला भी नहीं मिलेगा। अगर आपके पास नील स्लैब रेट है अनएग्जॉस्टेड वो एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। बट जो मैंने पहले एग्जांपल दी थी कि मेरे पास 10 लाख रुपए की और भी इनकम है और 10 लाख रुपए की शेयर की भी इनकम है, उसमें वो अनएग्जॉस्टेड नहीं था, उसमें तो वो यूज हो गया था। बट अब मैं क्या एग्जांपल दे रहा हूं, दोबारा से आपको बोल रहा हूं, प्लीज, मेरी सिर्फ और सिर्फ एक इनकम है 112A के अंदर शेयर ट्रेडिंग से। इस साल मैंने 10 लाख रुपया कमाया है और कुछ भी और नहीं कमाया, कुछ भी और नहीं कमाया। इसमें से वो कहता है नील स्लैब रेट माइनस कर दो, 7.5 लाख पे 10% के हिसाब से 75,000 रुपया प्लस 4% जमा करवा दो, ठीक है। नील स्लैब रेट एडजस्ट हो जाता है जी, 111A में से भी 112A में से भी। अगर वो बचा हुआ है तो, अगर मैं कह देता है सर मेरे पास 3 लाख रुपए की और भी कोई इनकम है, फिर तो नील स्लैब रेट बचा ही नहीं, वो तो मैं एग्जॉस्ट कर गया, वो पहले दूसरी इनकम में ही सेट ऑफ होगा, फिर यहां पर कुछ बचेगा। हाँ जी, जो ब्रोकर होते हैं फिर वो स्लैब रेट वाले भी जाते हैं या वो 112 या 111 वाले में जाते हैं? ब्रोकर्स तो पीजीबीपी में जाएंगे, मतलब वो 111 में नहीं आएंगे, ये उनके लिए कैपिटल एसेट नहीं है। कैपिटल एसेट मेरे लिए है जो कभी कभी इनमें डील करता है, उनके लिए तो स्टॉक एंड ट्रेड है, उनके लिए स्लैब रेट्स है, यस, उनके लिए स्लैब रेट। जैसे इनकम हमारी 1 लाख है तो 1.5 लाख माइनस हो जाएगा इसमें से। हाँ, यस, 1 लाख रुपए की अगर आपकी कोई इंटरेस्ट इनकम, रेंटल इनकम कुछ भी आपको मिल गई तो आपका नील स्लैब रेट में से 1 लाख तो इसके अगेंस्ट हो गया, अनएग्जॉस्टेड स्लैब रेट बचा 1.5 लाख। 1.5 लाख आप इसमें से माइनस कर लो, 8.5 लाख पे 10%, 85,000 प्लस 4% आपको टैक्स देना पड़ेगा। जितना भी स्लैब रेट आपका नील वाला बच गया अगर, ठीक है, अगर वो बचा ही नहीं फिर तो फ्लैट 10% या 15% एज द केस में भी, और अगर वो पूरा बच गया तो पूरा माइनस कर दो, अगर पार्शियली बचा है तो आप पार्शियली कर दो। बट फर्स्टली नील स्लैब रेट विल बी यूज्ड फॉर अदर इनकम अदर देन 111 या 112A के लिए, ठीक है, पहले दूसरों के लिए सेट ऑफ होगा। आइए जी, सरचार्ज पे वापस आ रहे हैं। अब आपको पता लग गया, वो कहता है आपकी टोटल इनकम इंक्लूड कर लेना 111, दैट इज द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन 3 आइटम्स, इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड फंड एंड यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, ठीक है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन द सेम 3 जिसके ऊपर एसटीटी हैज बीन चार्ज। अगर इन सब को मिलाकर टोटल इनकम इन दोनों को मिलाकर 50 लाख को एक्सीड करती है बट 1 करोड़ को एक्सीड नहीं करती, तो आपका जितना भी टैक्स बनता है उसके ऊपर आप 10% और ऐड कर देना। इसने एग्जाम्पल भी दी है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है 30 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है 25 लाख और बाकी इनकम है 40 लाख। टोटल कितनी बनी है आपके पास? 95 लाख। तो ये 50 लाख को एक्सीड कर गई लेकिन 1 करोड़ को एक्सीड नहीं की, ठीक है। इन दैट केस आपको सरचार्ज देना पड़ेगा जी 10%। जितना भी आपका इनकम टैक्स बना उसका 10% आपको और सरचार्ज ऐड करना पड़ेगा। इस पे इनकम पे टैक्स कंप्यूट करवाऊं? करते हैं जी। 95 लाख है, इधर ही कर दूं थोड़ा। पहले तो ये 40 लाख पे टैक्स निकाल लें, ये 40 लाख पे स्लैब रेट मिलेंगे जी, ये 40 लाख पे स्लैब रेट मिलेंगे। 30 याद रखना, 30, 25, 40 में नीचे ही आ रहा हूं। तीस 25 पहले ये 40 जो नॉर्मल इनकम है इसके 2 टुकड़े करते हैं, एक 10 लाख
और एक 30 लाख। 10 लाख पे मैंने आपको याद करवाया जी 1,12,500, अज्यूमिंग कि हम सीनियर सिटीजन नहीं है, ठीक है। और 30 लाख पे सीधा बना जी 30% के हिसाब से 9 लाख रुपया। तो ये 40 लाख के ऊपर तो बना 10,12,500। 25 पे जी 2.5 लाख रुपए का 10% के हिसाब से, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 112A वाला, और इस पे 15% के हिसाब से 111A वाला, इस पे 15% के हिसाब से 4,50,000। ये बन गया 17,12,500 प्लस सरचार्ज 10%, 1,71,250 कर लेते हैं। $17,12,500 प्लस 10%, 18,83,750 प्लस 4% इंटू 4%, 75,350। $1,883 188,375 ये टैक्स आपको देना पड़ेगा जी 19,59,100, ठीक है। इसमें स्पेशल रेट्स भी थे, मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। ये 3 इनकम्स थी, तीनों को मिलाकर अगर आप 50 लाख को एक्सीड कर जाते हैं, तीनों को मिलाकर अगर आप 50 लाख को एक्सीड कर जाते हैं, बट 1 करोड़ को एक्सीड नहीं करते, क्योंकि 1 करोड़ के बाद सरचार्ज 10 की जगह 15 हो जाएगा। तो अभी 50 से पहले तो 0 था, अप टू 50 तो नो सरचार्ज, अप टू 50 तो नो सरचार्ज। जैसे आप 50 को क्रॉस कर गए इन तीनों को मिलाकर, सो इन दैट केस हमने आपके ऊपर टैक्स रेट कितना कर दिया, टैक्स रेट के ऊपर सरचार्ज लगा दिया जी 10%। तो पहले 40 लाख के ऊपर तो स्लैब रेट मतलब 40 लाख के 2 टुकड़े किए, 10 लाख और बियॉन्ड 10 लाख। 10 लाख तक तो हमने याद ही किया हुआ है 1,12,500, ठीक है, जिसमें 2.5, 5, ठीक है। और 10 लाख के बियॉन्ड कितना था 30 लाख, 30 लाख का 30% के हिसाब से 9 लाख, और टोटल बना जी 10,12,500। 87 है कि रिबेट नहीं मिलेगी, क्योंकि ये 5 लाख को इसकी टोटल इनकम एक्सीड करती है। इसकी टोटल इनकम कितनी है 95 लाख। तो 87 है कि रिबेट माइनस करने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे ये रेजिडेंट इंडिविजुअल ही क्यों ना, इसको नहीं मिलेगी। और 111A और 112A का जो टैक्स थे वो हमने निकाल लिए जी 30 लाख पे 15% 4.5, और 25 लाख पे 10% 2.5 लाख। प्लीज कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, ठीक है। और फिर ये टैक्स बना, इसमें 10% का सरचार्ज ऐड किया जी, 10% का सरचार्ज हमने ऐड किया, क्योंकि हमारी जो टोटल इनकम है वो 50 लाख को एक्सीड कर गई है, बट 1 करोड़ को एक्सीड नहीं की है। तो हमने 10% का सरचार्ज ऐड किया, और ऐड करने के बाद जो अमाउंट आई उसका 4% सेस हमने जोड़कर टोटल टैक्स लायबिलिटी अपनी निकाली। ये जो टोटल टैक्स लायबिलिटी आपकी आई है, जो भी आई थी यहाँ पे, वो राउंड ऑफ करनी पड़ेगी जी टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10। वो पहले ही राउंडेड ऑफ ही थी, तो उसको करने की जरूरत नहीं थी, बट अगर वो लास्ट में 53, 52 कुछ ऐसी आ रही होती तो मेरे को वो राउंड ऑफ करनी पड़ती। एनी डाउट? चलेंगे? आइए जी, पॉइंट नंबर 2 के ऊपर आ रहे हैं, जिसमें वो कहता है कि आपकी टोटल इनकम इन दोनों को मिलाकर, फिर से बोल रहा हूं, हाईलाइट करना पड़ेगा जी, द वर्ड इज इंपॉर्टेंट, इज इंक्लूडिंग 111 और 112 को मिलाकर 1 करोड़ को एक्सीड कर गई, बट 2 करोड़ को एक्सीड नहीं करके गई, तो सरचार्ज का रेट 10 की जगह 15% हो जाएगा। सरकार ने कहा कि सर प्रोग्रेसिव टैक्स रेट्स हैं, आप तो अल्ट्रा रिच हैं, आप तो 1 करोड़ भी क्रॉस कर गए इस बारी, तो अब आप जितना भी टैक्स है उसमें 15% हमें एक्स्ट्रा पे करना, आप हमें 15% बढ़ाकर पे करना। आप अपना टैक्स निकाल लो जो भी बनता है, और उसके बाद 15% और बढ़ा देना। और एग्जाम्पलीफाई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है, शेयर ट्रेडिंग से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना कमाया 60 लाख, लॉन्ग टर्म में कितना कमाया 65 लाख, और अदर इनकम है 50 लाख। टोटल तीनों को मिलाकर बन गई जी 2.25 करोड़ की, 2.25 करोड़ की। सरचार्ज लगेगा 15% ऑन 2.25 करोड़। यहाँ पे गलत लिखा है जी 1.25 करोड़, तो ये करेक्शन कर लीजिए, मैंने
लिखा भी है, ये 1.25 करोड़ नहीं, ये 1.75 करोड़ ही बनेगा। 1.75 करोड़ के ऊपर आपको 15% का एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स अपॉन टैक्स, दैट इज द सरचार्ज। ठीक है, पहले आप अपनी टैक्स लायबिलिटी निकाल लें और उसके बाद आप उसमें 15% और ऐड कर देना, फिर 4% सेस आप उसके अंदर जोड़ेंगे। आर वी गुड? थर्ड केस, आइए जी, थोड़ा यहां से कॉम्प्लिकेट होगा। वो कहता है अगर आपकी टोटल इनकम 111A और 112A को छोड़ के, 111A और 112A को छोड़ के 2 करोड़ को एक्सीड कर जाती है, बट 5 करोड़ को एक्सीड नहीं करती। मतलब आप अपनी टोटल इनकम में प्लीज 111A और 112A मत लेना, उन दोनों को निकाल दो और फिर बताओ क्या आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ को एक्सीड कर गई? और 2 करोड़ को अगर एक्सीड कर गई और 5 करोड़ को एक्सीड नहीं की तो आपको 25% का सरचार्ज लगेगा, 25% का सरचार्ज लगेगा। बट पूरी इनकम पे नहीं, 11 और 12A के ऊपर तो सरचार्ज, अब 2 सरचार्ज आपके ऊपर लगेंगे, 2 सरचार्ज। पहले देख लीजिए, एग्जांपल देखते हैं। हमने कहा सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 54 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 55 है। वो कहते हैं इन दोनों को छोड़ दो, मत बताओ, बाकी इनकम बताओ, बाकी टोटल इनकम बताओ, क्या वो 2 करोड़ को एक्सीड कर दे? इन दोनों को छोड़ दो, इनको ऐड मत करो। इन दोनों के अलावा जो बाकी इनकम है, क्या वो 2 करोड़ को एक्सीड कर गई और 5 करोड़ को एक्सीड ना करती हो? तो हमने कहा ये सर, हमारी इन दोनों को छोड़ के जो इनकम है वो 3 करोड़ है। तो वो कहता है कि जी आपके ऊपर सरचार्ज का रेट लगेगा 25%, लेकिन 15% ही लगेगा इन दोनों पे। तो वो कहता है सरचार्ज 15% ही लगेगा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के ऊपर, उनके ऊपर सरचार्ज 15% ही लगेगा। बट ये जो 3 करोड़ है, 3 करोड़ के ऊपर जितना भी टैक्स बनेगा उसके ऊपर आपको सरचार्ज 25% के हिसाब से देना पड़ेगा। मैं कंप्यूट करवा देता हूं जी। ये थर्ड वाला केस के ऊपर जी आपका टैक्स कंप्यूट करवाता हूं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। बट वैसे जो लिटरल मीनिंग है वो समझ में आ गया सबको। अभी ऊपर दोनों में इंक्लूडिंग था, थर्ड फोर्थ केस में एक्सक्लूडिंग है। और मैं आपको लास्ट में प्रूव कर दूंगा 4 ही केस है, जो 5वां केस है वो कोई केस है ही नहीं। ठीक है, 4 ही केस है। पहले 2 में इंक्लूड करना है 111A को और 112A को, और आखिरी 2 में इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, सो अब हम कर रहे हैं जी थर्ड केस, जिसके अंदर उसने क्या कहा कि आप इनको इंक्लूड मत करो और आपकी जो इनकम है वो एक है जी 54, एक है जी 55 और एक है 300। ये बात क्लियर होती है। 54 के ऊपर जो रेट है वो 15% है, 55 पे जो रेट है वो 10% है और 300 पे जो रेट है वो तो स्लैब रेट्स है। तो इसके स्लैब रेट्स हम कैसे करते हैं? पहले 10 लाख के ऊपर तो 1,12,500 और 290 के ऊपर 30%, 290 इंटू 30%, 87 लाख। तो ये टोटल बना जी यहां पर 88,12,500। इस पे सरचार्ज लगेगा जी, इसमें सरचार्ज लगेगा 25%। 88,12,500 पे वो कहता है कि जी आप 25% से अपना टैक्स बढ़ा लो। सरचार्ज हो गया जी 22,03,125 रुपए। दिस इज इंपॉर्टेंट। अब इस पे टैक्स निकाला तो वो बना जी 5.5 लाख और उस पे सरचार्ज लगेगा जी 15%। 5.5 लाख के ऊपर 5.5 इंटू 15%, सो ये बना जी 5.5 लाख प्लस 82,500। सर 88 पे 25% लगा के 22 आ गया। हाँ जी, और इस पे जो सरचार्ज है वो मैंने 15% ऐड किया और यहाँ पर भी कर लेते हैं 54 लाख इंटू 15%, तो आपका टैक्स जो बन रहा है जी वो 8,10,000 रुपए का बन रहा है। और इस पे भी सरचार्ज आपको ऐड करना पड़ेगा 15% के हिसाब से इंटू 15%, ये बना जी 1,21,500। इसको ऐड कर देते हैं, सो ये बना 9,31,500। इधर भी करते हैं 5,50,000 इंटू 15% प्लस, तो ये बना जी 6,32,500। और इधर भी करते हैं 88,12,500 इंटू 25%, 22,03,125 प्लस, तो ये बना जी आपका
1,10,15,625 रुपये। अब ये तीनों को ऐड करते हैं, प्लस 632,500 प्लस 9,31,500, तो ये बना आपका, तीनों को मिला दिया जी 1 2 3, तो ये बन रहा है आपका 1,25,79,625 को 630 कर रहा हूँ, 625 बन रहा था, मैंने 630 कर दिया जी, क्योंकि राउंडिंग ऑफ करनी थी एट द नियरेस्ट मल्टीपल। फिर से बोल रहा हूँ जी, पॉइंट नंबर 3 सरचार्ज का था, जिसमें उन्होंने कहा कि आप इन दोनों को इंक्लूड किए बिना अगर 2 करोड़ को एक्सीड कर जाते हैं बट 5 करोड़ को एक्सीड नहीं करते हैं, तो अदर इनकम, इन दोनों को छोड़ के अदर इनकम पे तो सरचार्ज लगेगा 25%, बट इन दोनों पे जो सरचार्ज का रेट रहेगा वो रहेगा 15%, और वो मैंने आपको तीनों सरचार्ज ऐड करवा दिए। मैंने 4% सेस जोड़ा ही नहीं, आपने भी बताया नहीं, ठीक है। 625 भी करते हैं, ठीक कर ही लेते हैं जी, अब हम कर ही रहे हैं तो सेस जोड़ना रह गया जी, सेस से फिर ठीक हो भी जानी थी, राउंड ऑफ की जरूरत नहीं पड़नी थी। 625 ये तीनों का आया प्लस 4% सेस, सो ये अमाउंट है जी 1,25,79,625 इंटू 4%, सेस आ रहा है जी आपका 5,03,185 रुपये, प्लस कर रहे हैं 1,30,82,810 रुपये, 4% सेस HEC। सर 55 पे भी 15% का डालते हैं। हाँ जी, 55 लाख पे पहले 10% किया है टैक्स, टैक्स अपॉन टैक्स, सरचार्ज इज ऑलवेज टैक्स अपॉन टैक्स, 15% ऑफ टैक्स, 15% ऑफ टैक्स, 25% ऑफ टैक्स, ठीक है। पहले आपको टैक्स निकालना पड़ेगा, टैक्स के ऊपर आप 15% जोड़ेंगे या 25% जोड़ेंगे, कोई प्रॉब्लम है तो पहले 55 लाख के ऊपर 10%, दैट इज द टैक्स, और टैक्स के ऊपर टैक्स दैट इज सरचार्ज। सो वो जो लास्ट वाले अमाउंट है 88,185 है ये 12 है, 88,12500, ये ऐड करके वो आई है ना लास्ट अमाउंट। इसमें सरचार्ज ऐड किया 25%, फिर ये टोटल टैक्स बना, इसमें सेस भी जोड़ दिया। प्लीज किसी भी स्टेप में वैल्यू में कुछ भी प्रॉब्लम है तो बताइए। केस नंबर 4 की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। वो कहता है फिर से 111A और 112A को छोड़ दो, क्या अदर इनकम आपकी 5 करोड़ को एक्सीड कर गई? अदर इनकम बिना इंक्लूड किए, मैंने फिर से बोल रहा हूं, पहले 2 केसेस इंक्लूजन वाले हैं, आखिरी 2 केसेस एक्सक्लूजन वाले हैं। उनको एक्सक्लूड करके क्या आप 5 करोड़ को एक्सीड कर जाते हो? हमने कहा हाँ जी। तो वो कहते हैं बस आपके लिए सरचार्ज है जी 37%, बट वो सिर्फ अदर इनकम पे होगा, इन दोनों के ऊपर तो 15% से सरचार्ज ज्यादा एक्सीड नहीं करता। बस 25 की जगह 37 हो गया जी, क्योंकि आप 5 करोड़ को एक्सीड कर गए। अब तो हमने कहा कि सर अब तो पैसे कमाने की हद हो गई, आप इतने ज्यादा अमीर हैं, ठीक है, तो आपसे टैक्स भी उतना ही ज्यादा लेंगे, 37% का हम आपसे टैक्स लेंगे, टैक्स अपॉन टैक्स, ठीक है। तो फिर और एग्जाम्पल देख लेते हैं जी, 50, 65 और 6 करोड़। पहले तो 50 और 65 को लेना ही नहीं, 6 करोड़ क्योंकि आपका 5 करोड़ को एक्सीड कर गया, अब आपको सरचार्ज लगेगा जी 37%, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ 6 करोड़ पे होगा, और 15% का सरचार्ज उन दोनों पे होगा, 50 और 65 के ऊपर। करूं कैलकुलेट? ठीक है, एक बार कर लेते हैं जी ताकि आपका कंक्रीट हो जाए। मैं लिख देता हूं यहां पे 50, 65 और 6 करोड़ रुपए। $5,90,000 का 30%, दैट इज 177 lakhs। और 10 लाख पे कितना बना? 1,12,500। तो 6 करोड़ के ऊपर जो आपका टैक्स बना वो बना 1,78,12,500। इस पे आपको सरचार्ज ऐड करना है जी 37%। दिस इज इंपॉर्टेंट, 37% का सरचार्ज आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा।
178,12500 इंटू 37%, ये आपका बन रहा है जी 65,90,625। इसको ऐड कर देते हैं तो इस पे आपका टैक्स बना 2,44,03,125। इस पे तो सिंपल ही है जी, 65 लाख के ऊपर 10% के हिसाब से 6.5 लाख का आपका टैक्स बना, उस पे इंटू 15% 97,500 ये हमने ऐड कर दिया। तो ये यहाँ पर 15% ऐड किया है क्योंकि इनके ऊपर 15% ही लगता है, 7,47,500 और इसके ऊपर 15% के हिसाब से 7,50,000 इंटू 15% 1,12,500 ऐड कर दिया जी, ये बना 8,62,500। तीन वैल्यूज दोबारा से आ गई जी, 1 2 3 जोड़ लेते हैं। 244,03,125 प्लस 747,500 प्लस 862,500, ये बना जी, तीनों को जोड़कर अमाउंट आ रही है 2,60,13,125 रुपये। इसमें 4% का सेस जोड़ना पड़ेगा इंटू 4%, तो ये बना जी हमारे पास 10,40,525 रुपये। ऐड किया तो टोटल टैक्स लायबिलिटी बनी 2,70,53,650 रुपये। आर वी गुड? और इसको राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है जी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, दोनों को इंक्लूड किए बिना अगर आपकी बाकी की जो इनकम है वो 5 करोड़ को एक्सीड कर जाती है, तो जितनी इनकम 5 करोड़ को एक्सीड कर गई उस पर 37% है। 111A और 112A के ऊपर तो सरचार्ज का रेट 15% कर देगा। मैं अब आपको एक लाइन बताना चाहता हूँ, आप मेरे को बताएंगे ट्रू और फॉल्स। 111A और 112A की इनकम पे कभी भी 15% से ज्यादा का सरचार्ज तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। बट अगर वो 50 लाख को एक्सीड करते हैं और 1 करोड़ को एक्सीड करते हैं तो उसके ऊपर सरचार्ज 10% है, और अगर वो 50 लाख को भी एक्सीड नहीं करते तो 0 है। तो अगर 111 और 112 की बात करें तो अप टू 50 लाख नो सरचार्ज, 50 to 1 करोड़ तक 10%, और अगर वो मिलाकर 1 करोड़ को एक्सीड कर जाते हैं बट 2 करोड़ को एक्सीड नहीं करते तो फिर सरचार्ज का रेट है 15%। और अगर इनको आप एक्सक्लूड करते हैं, केस नंबर 3, इनको एक्सक्लूड करके आपकी इनकम 2 करोड़ को एक्सीड करती है बट 5 करोड़ को एक्सीड नहीं करती, तो बाकी इनकम पे 25% का सरचार्ज है, लेकिन इन पे तो 15 ही लगता है। और अगर इनको एक्सक्लूड करके बाकी इनकम 5 करोड़ को एक्सीड कर जाती है तो बाकी इनकम पे 37% का सरचार्ज है, लेकिन इन दोनों के ऊपर तो 15% का ही सरचार्ज है। अब जो केस नंबर 4 है वो आप मेरे साथ सुन लीजिए, मैं आपको प्रूव कर दूंगा केस नंबर 4 इज नो केस, सॉरी 5। केस नंबर 5 में वो क्या कहता है कि अगर इनको इंक्लूड करके आप 2 करोड़ को एक्सीड कर रहे हैं बट आप केस नंबर 3 और 4 में फॉल नहीं करते, आप केस नंबर 3 और 4 में फॉल नहीं करते, बट आप, क्योंकि केस नंबर 2 क्या था अगर आपको याद हो, जिसमें हमने कहा कि इंक्लूड करके आप 1 करोड़ को तो एक्सीड करते हो बट 2 करोड़ को एक्सीड नहीं करते, ये बात याद है आपको। मैं आपको कहना चाहता हूं कि जी आप अगर वहां पे 2 करोड़ हटा ही देते तो यही केस बन जाता केस नंबर 5। सुन लीजिए, ये देखिए जी, इंक्लूड करके आप 2 करोड़ को एक्सीड कर गए, लेकिन आप ना केस नंबर 3 में फॉल करते। केस नंबर 3 क्या था कि इन दोनों के बिना अगर आप 2 करोड़ से ज्यादा कमा लेते हो तो, ये केस दिख रहा है आपको, इसमें आप इन दोनों के बिना 2 करोड़ से ज्यादा नहीं कमाते। केस नंबर 4 क्या था, इन दोनों के बिना क्या आप 5 करोड़ से ज्यादा कमा लेते हो? मैंने कहा नहीं, मैं 5 करोड़ से ज्यादा भी नहीं कमाता, और इन दोनों के बिना ना मैं 2 करोड़ से ज्यादा कमाता ना मैं 5 करोड़ से ज्यादा कमाता, इन दोनों के बिना। इन दैट केस 15%। केस नंबर 2 यही तो था, 15%।
केस नंबर 2 में सरचार्ज का एक ही रेट है जी 15% और पूरे के ऊपर तीनों के ऊपर 15%, तीनों के ऊपर 15%। केस नंबर 1 में तीनों पे 10%, केस नंबर 2 में तीनों पे 15%, केस नंबर 5 में तीनों में 15%। यही तो मैं कह रहा हूं कि उसमें अपर लिमिट 2 करोड़ की हटा देते तो केस नंबर 5 केस नंबर 2 में ही मर्ज हो जाता। ठीक है, जिसके अंदर हम क्या कह रहे हैं, बट केस नंबर 5 में एक यूएसपी है, इसने कहा कि सर इन दोनों को इंक्लूड करके ही मैं 2 करोड़ को एक्सीड कर रहा हूं, बट इन दोनों को अगर मैं इंक्लूड ना करूं तो ना मैं 2 करोड़ को एक्सीड कर रहा, ना मैं 5 करोड़ को एक्सीड कर रहा, ना मैं 2 करोड़ को एक्सीड कर रहा, ना मैं 5 करोड़ को एक्सीड कर रहा। फाइन। एक और चीज आपको थोड़ा सा बिहाइंड द सीन्स भी बताना चाहता हूं। हमने मोदी गवर्नमेंट को बोला कि सर आप स्लैब रेट से ले आते हैं ना एक, ठीक है, आपने ये जो 10 लाख के ऊपर 30% कर रखा है, आप ये जो रेट ले रहे हो 37%, मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊं, ये तो कैलकुलेटर खोलता हूं जी मैं, ये देखिए, लेटर से अंबानी की रिटर्न की बात करते हैं। अंबानी कहता है कि सर मैं 10 करोड़ को बियॉन्ड क्रॉस कर गया, अब जो मैं 1 करोड़ कमा रहा हूं उस पर टैक्स बताओ, 10 करोड़ के बियॉन्ड जो मैं कमा रहा हूं उसके ऊपर मेरे को टैक्स बताओ। हमने कहा सर 111 या 112, कहता नहीं 111 या 112 वाला मेरा फंडा नहीं है, मैं शेयर ट्रेडिंग नहीं करता, मेरे को तो कहीं से डायरेक्टर सैलरी मिलती है, फीस मिलती है, कमीशन इनकम आती है, पीजीबीपी मेरे अपने बिजनेस भी चलते हैं मेरे नाम से, तो उसको क्या टैक्स लग रहा है देखना। पहले तो 30% वाले स्लैब में वो पहुंच गया 10 लाख के ऊपर ही, और अब उसे प्लस 37%, उसे 41 पॉइंट, और इसमें कर देता हूं जी प्लस 4%, तो उसे 42.744, ठीक है, दैट इज द MMR, मैक्सिमम मार्जिनल रेट। कल आया भी था, मैंने पेंडिंग करवा दिया आपको। दिस इज द मैक्सिमम रेट, दिस इज द मैक्सिमम रेट। तो वो कहता है कि जी 30% प्लस हाइएस्ट रेट ऑफ टैक्स रेट 30%, हाईएस्ट रेट ऑफ सरचार्ज दैट इज 37%, और HEC का तो एक ही रेट है जी 4%, इन तीनों को ऐड करके इट इज बिकमिंग 42.744। तो मैंने आपको बोला, तो मैंने अंबानी जी को बोला कि जी 1 करोड़ रुपया जो आप कमा रहे हो उसके ऊपर आपसे गवर्नमेंट कितना टैक्स ले रही है, 42 लाख रुपीज का, ठीक है, हर 1 करोड़ रुपया कमाने पर आपसे भारत सरकार 42 लाख रुपया 42% का टैक्स ले लेती है, विच इज वेरी हाई, वेरी हाई। यस और नो, आर वी गेटिंग इट? ठीक है, एक और चीज हमने केस नंबर 3 और 4 में, देखिए मैं ना परेशान 3 और 4 में ही हुआ, जब तक 1 और 2 में थे ना बड़ा आसान था, सारों पे एक ही सरचार्ज था 10%, और केस नंबर 2 सारों पे एक ही सरचार्ज था 15%। केस नंबर 3 और 4 में मैंने कहा कि सर कुछ इनकम पे 15%, कुछ पे 25%, और 4th में कुछ पे 37% और कुछ पे 15%, ठीक है। मैंने कहा सर अब बढ़ा ही रहे थे सबके लिए 37 कर देते। केस नंबर 3 में मैंने कहा बढ़ा ही रहे थे सबके लिए 25 कर देते। यहां पर अब आपको क्या पड़ी थी, इंडियन इकोनॉमी बहुत ज्यादा रिलाई करती है जी जो हमारी शेयर मार्केट में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आती है, ठीक है, और आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं 3 तरह की मार्केट्स होती हैं जी, एक डेवलप्ड, एक अंडर डेवलप्ड और एक डेवलपिंग। इंडिया कौन सी है? डेवलपिंग। हमेशा अगर आपको रिटर्न मिलेगी तो सिर्फ डेवलपिंग नेशन में मिलेगी, ठीक है, डेवलपिंग नेशन के अंदर। इस वक्त इंडिया की जो स्टॉक एक्सचेंज है ये वर्ल्ड वाइड हॉट केक है। हर एक बंदा इंडिया की स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाना चाहता है, ठीक है, चाहे वो यूएस का है, चाहे वो साउथ अफ्रीका का है, चाहे वो कीनिया का है, चाहे वो कहीं का भी है। अगर किसी पर्सन के पास एक्स्ट्रा रुपीज हैं और वो ग्लोबल मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो उसकी फर्स्ट चॉइस है जी इंडिया की मार्केट, ठीक है। और होता भी ऐसे ही है जी। मैं आपको बताता हूं, अगर आप प्रॉपर्टी में पैसा लगाना चाहते हैं तो लुधियाना या दिल्ली में अगर आप लगाना चाहते हैं तो ये बेवकूफी है, बिकॉज ये डेवलप्ड मार्केट है जी, ऑलरेडी यहाँ पे रेट बहुत शूट अप कर चुके हैं, ठीक है। और अगर आप कहते हैं कि सर मैं किसी विलेज में या रूरल एरिया में चल जाता हूं तो वहां पे भी नहीं जाना चाहिए, वो अंडर डेवलप्ड है जी, वहां पे रेट पता नहीं 10-20 साल के बाद बढ़ेंगे। 10 साल बाद आप रेट पूछने जाओगे कि 1 करोड़ की खरीदी थी तो शायद आपको कहेंगे 1.25 करोड़ हो गई, ठीक है, बट कुछ रेट वहां पे नहीं बढ़ेंगे। बट एक जो मिड साइज शहर है, अगर आपके कोई रिलेटिव वगैरह रहते हैं ऐसे शहर में तो आप कभी उनसे बात करना तो वो कहेंगे यहाँ पे तो प्रॉपर्टी में आग लगी हुई है,
ठीक है। प्रॉपर्टी इज इंक्रीजिंग लाइक एनीथिंग। जो एक मिड साइज जिसकी पॉपुलेशन 5 से 10 लाख की है, लुधियाना तो आप 50 लाख पे बैठे हैं, ठीक है, जो एक मिड साइज शहर है वहां पे इस वक्त प्राइसेस की हाइक बहुत ज्यादा है, और जब वो भी बड़े शहर बन जाएंगे 15-20 लाख वाले, तो वहां पे भी प्रॉपर्टी बहुत महंगी हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा हम कहते हैं कि जी वहां पर पैसा लगाइए जहां पे तेजी शुरू हो गई हो लेकिन अभी पहुंची ना, ठीक है। तो मैं आपको ये बात बता रहा था कि इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट है वो उन फॉरेन इन्वेस्टर्स को नाराज नहीं करना चाहती बहुत ज्यादा टैक्सेस लगाकर, ठीक है। इसीलिए हमने क्या कहा कि सर स्लैब रेट्स नहीं, आप शेयर मार्केट में पैसा कमाओ, करोड़ों क्या खरबों रुपया कमाओ, फ्लैट रेट है 10%, क्योंकि अगर मैं उनको बोलता स्लैब रेट्स लग जाएंगे तो उनको तो 30% बड़ा महंगा लगना था, तो वो कहते हैं 10% तो फिर ठीक है कि हम 10% इंडिया की गवर्नमेंट को देते हैं और बाकी हम पैसा दूसरे देशों में ले आते हैं, ये बात क्लियर है। फिर हमने कहा सर सरचार्ज, अगर उस पर सरचार्ज भी हम 25 और 37 कर देते फिर वो फॉरेन इन्वेस्टर नाराज हो जाता कि सर बेस रेट तो आपका 10 और 15 है, वो चलो हमने किसी तरह कर भी लिया, बट सरचार्ज आपके बड़े ज्यादा है, तो हमने सरचार्ज के भी जो रेट हैं वो भी मैक्सिमम 15% ही रखे हैं, सरचार्ज के रेट भी उस पर नहीं बढ़ाए, ताकि वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में आती रहे, हम उसके ऊपर टैक्स रेट ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहते, ठीक है। दैट इज द इंटेंशन कि पहले दो में 10 और 15 थे और उसके बाद 15 हमने फ्रीज कर दिए 111 और 112 के लिए। चलेंगे, अब ये हो जाएगा आपसे, ठीक है। फिफ्थ केस भी समझ में आ गया, जब तीनों को मिलाकर आप एक्सीड कर गए, लेकिन अकेला इनके बिना आप एक्सीड ना कर पाते 2 करोड़ या 5 करोड़ को, मतलब यू आर नॉट फॉलोइंग इन द केस नंबर 3 और 4। क्लियर है? इसकी एक दो और एग्जांपल दे दूं केस नंबर 5 के। शॉर्ट टर्म में मेरे को प्रॉफिट हुआ जी 4 करोड़ का, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट हुआ 5 करोड़ का, अदर इनकम 50 लाख, ठीक है। तो ये केस नंबर 3 है। क्यों? मैंने कहा सर इन दोनों के बिना ना मैं केस नंबर 3 में फॉल करता हूं ना केस नंबर 4 में फॉल करता हूं। अगर मैं इन दोनों को एक्सक्लूड कर दूं, इन दोनों को अगर मैं एक्सक्लूड कर दूं, फिर तो मेरी जो अदर इनकम है वो ऊपर बताए गए चारों पॉइंट्स पे फॉल नहीं करती, ठीक है। तो आप केस नंबर 5 में आते हैं, क्योंकि आप कहते हैं इन दोनों को मिलाकर मैं 2 करोड़ को एक्सीड कर जाता हूं, बट इन दोनों को मिलाए बिना मैं किसी भी केस में फॉल नहीं करता। क्लियर? ठीक है। जिसमें जो मेन डोमिनेंस है वो किसकी है? इन दोनों की है, कैपिटल गेन्स की है।